एसएमसी क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि टेस्ट चलती है, आपको बताया गया था, कल भी हमने आपको बताया था, जिसमें कुछ ऐसी त्रुटि हो गई थी जो टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो है रुक गई थी, जिसके कारण आज फिर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और 40 के बाद अब जो हम 41 से जो है करेंगे और जो है हमारा जो 100 क्वेश्चन है वो हम आज टारगेट पूरा कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा खनिज काला सीसा था प्लाम्बो के नाम से जाना जाता है। मतलब कौन सा खनिज है और काला सीसा था प्लाम्बो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रखा है हीरा, बी रखा है चांदी, सी में है ग्रेफाइट और डी में है मैग्नीज। आप देख रहे हैं क्या कि हीरा जो है, हीरा किसका अपरूप है, तो कहिएगा कार्बन का अपरूप है। क्या ग्रेफाइट किसका है, तो ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। तो कार्बन जो है, कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है। कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वह 6 होती है। और यहां से देख रहे हैं कि हीरा जो होता है वह सबसे कठोरतम पदार्थ है। चांदी जो है, चांदी का जो संकेत होता है वह Ag होता है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है लेकिन अधातु है। और मैग्नीज का जो संकेत होता है वह Mn होता है। तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है वह कह रहा है कौन सा खनिज काला सीसा था प्लाम्बो। मतलब काला सीसा मतलब जो पेंसिल में उपयोग करते हैं, वह पेंसिल में उपयोग किसका करते हैं, तो हम लोग ग्रेफाइट का करते हैं। किसका करते हैं, ग्रेफाइट का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं 42 नंबर आपसे कह रहा है कि खनिज और उसके प्रमुख उत्पादक से संबंधित निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। इसी बात को ध्यान देना है आपको कि निम्न में से कह रहा है कि खनिज और उसके प्रमुख जो उत्पादक देश हैं, इस संबंधित निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जो मतलब उस उत्पादन में मतलब बराबर नहीं है। जैसे देखा जाए कोयला उत्पादन में चीन क्या है, मतलब कोयला का उत्पादन प्रथम नंबर पर चीन है। दूसरे नंबर का क्या, बॉक्साइट उत्पादन में जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यूरेनियम के उत्पादन में क्या, कनाडा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, तांबा के उत्पादन में चिली है। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहां कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 3 ऐसे इसमें ऑप्शन होंगे जो आपको मतलब सेम बराबर होंगे। मतलब कोयला उत्पादन में चीन होना चाहिए, बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, यूरेनियम का कनाडा होना चाहिए और तांबा, मतलब 3 सेम होंगे और एक होंगे जो उसमें नहीं होगा, वह गलत होगा। तो कहने का मतलब कोयला उत्पादन में प्रथम नंबर पर जो है वह चीन है, ये बात भी सही है। बॉक्साइट उत्पादन में जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये भी बात सही है। लेकिन यहां देखिए यूरेनियम उत्पादन में जो है कनाडा नहीं है, आप याद रखेंगे कजाकिस्तान है। क्या है, कजाकिस्तान है। इस बात को आप देखेंगे, कजाकिस्तान यूरेनियम में जो है यूरेनियम उत्पादन में कौन है, तो कजाकिस्तान है। तो ऑप्शन जो गलत होगा, कह निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है यही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कजाकिस्तान हो जाएगा। और तांबा उत्पादन में चिली ही है। चिली की जो राजधानी है वह सेंटियागो है। क्या है, सेंटियागो है। सेंटियागो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। और चीन की राजधानी बीजिंग है, और आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैतालीस नंबर देखिएगा कि नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। मतलब जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसकी जो शुभारंभ है शुरू में
अगर कहा जाए नवीकृत लगा दे मतलब नया वाला, वैसे तो सामान्य वितरण प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, और वहां जो है जब ज्यादा घटना मतलब द्वितीय विश्व में बहुत ज्यादा माल क्षति हुई तो उसको पूर्ति के लिए सामान्य वितरण प्रणाली लाई गई थी, जब 1947 के मतलब 1942 में ही आया था। लेकिन कहा नवीकृत जो आया था वह 1992 में आया था, लेकिन पूर्ण रूप से वह 1997 अपना कार्य करना शुभारंभ हो गया। तो इसने कहा नवीकृत सामान्य वितरण शुभारंभ किस वर्ष किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1992, लेकिन पूर्ण रूप से कहा जाए तो क्या हो जाएंगे 1997 हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको? अब आगे का नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 44 नंबर कह रहा है राइटर क्या है, राइटर किस देश की समाचार एजेंसी है। राइटर जो है किस देश, राइटर्स होनी चाहिए यहाँ पे, राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है। समाचार एजेंसी है तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है फ्रांस, दे रखा है अमेरिका, सी में रखा है चीन और डी में रखा है इंग्लैंड। तो आप देख रहे हैं कि राइटर्स जो है समाचार एजेंसी किसका होगा, तो जानते हैं आप ये इंग्लैंड का होगा। किसका होगा? इंग्लैंड का होगा। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। लेकिन चीन का जो है, चीन के समाचार एजेंसी का जो नाम है वह है सिन्हुआ। क्या नाम है? सिन्हुआ। सिन्हुआ। और अमेरिका का जो है, फ्रांस का है एएफपी। एएफपी जो है किसका है? फ्रांस का है, लेकिन इसका कहा जाए इसका होता है एपी है। क्या है? एपी है। अमेरिका का समाचार एजेंसी क्या है? एपी है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 जो है कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित होने वाले इस्पात संयंत्र थे। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब योजना जो थे, इस योजना से आपको समझ होनी चाहिए योजना की जो शुरुआत हुई थी, योजना आयोग जो आया हुआ था, योजना आयोग जो आया था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को आया था। कब आया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को आया था। ये क्यों आया था? देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय मतलब पंचवर्षीय योजना के रूप में योजना आयोग काम करती है। ये क्या है? तो सिर्फ योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950, लेकिन इसका जो है जिस समय आए तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इसे वर्ष 2014 में समाप्त कर दिया और इस योजना आयोग के स्थान पर आ गया क्या? नीति आयोग। क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। और यह जो है काम करना जो स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर कौन सा काम कर रहा है? नीति आयोग काम कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो थोड़ा मैं कुछ और बात कर लूं कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से काम करना तो स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष या योजना आयोग के अध्यक्ष होते कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आप जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष अभी हो जाएंगे, नीति आयोग के जो अभी अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होंगे। सीओ कौन है? तो सीओ हो जाएंगे आपको, सीओ हो जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है। अब जो है सीओ हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो हो जाएंगे सुमन कुमार बैरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सुमन कुमार बैरी जो हैं इनके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय, इसका आंसर तो आपने नहीं देखा, यहाँ आंसर देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये जो चले थे 1956 से 61 के बीच चला था। तो यहां कह रहा है कि उस योजना काल में इस्पात की संयंत्र कौन कौन? तो देखिए यहां भिलाई जो है 1959 में लगा था, राउरकेला जो है ये जो है 1955 में लगा था, और दुर्गापुर जो है
1956 में लगा था। देखिए इनके बीच में ही है 56 से 61, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय। तो कह रहा कि ये कौन सा है, इसलिए इसमें सभी ऑप्शन हो जाएंगे उपयुक्त, सभी जो है इस सवाल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन से आपको यहां नजर आ रहा है कि भिलाई जो है, या भिलाई किस देश की सहयोग से यह कंपनी जो है भारत में लगाई गई थी। तो भिलाई जो है सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया था। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन देश की सहयोग से भारत में ये लगी थी कंपनी। और राउरकेला जो है जर्मनी की सहयोग से लगा हुआ था। कोई दिक्कत? तो इसके आंसर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 46 क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र 1937 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया था। मतलब भारत का जो प्रथम बार जो एल्युमिनियम, तो सबसे पहले एल्युमिनियम की बात कर ले तो एल्युमिनियम का जो संकेत होता है वह Al होता है। इसकी जो परमाणु संख्या होती है यह 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। अब कह रहा है कि इसको संयंत्र जो 1937 ईस्वी में लगा था, 1937 ईस्वी में लगा था, वह कहां लगा था? तो आप याद रखेंगे जेके नगर जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो जेके नगर पश्चिम बंगाल में जो है एल्युमिनियम संयंत्र की पहली कारखाना लगाई गई थी। जो जेके नगर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में लग पड़ता है। और टाटा नगर जो है झारखंड में भी वर्तमान में है, झारखंड में है। अभी भिलाई के बारे में मैंने आपको बता दिया है, छत्तीसगढ़ में। मुंबई जानते हैं किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई जो है किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? जेके नगर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 कह रहा है 1950 ईस्वी में आईटीआई, ये आईटीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। इस आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना कहां की गई थी? तो ऑप्शन देख रहे हैं आप कि पटना है, बेंगलोर है, नैनी है और श्रीनगर है। ये देखिए सभी ना कहीं ना कहीं की ये राजधानी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है आईटीआई मतलब इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना कहां की गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर कहेंगे किसकी राजधानी है? तो आप याद रखेंगे बेंगलोर जी इसकी ये जो है कर्नाटक की राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है। श्रीनगर जो है ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और पटना जो है आप जानते ही होंगे ये जो है बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिहार के। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बेंगलोर से और आता होगा, 3D प्रिंटेड डाकघर। 3D प्रिंटेड डाकघर जो है वह कहां लगाया गया था? प्रथम बार ये बेंगलोर में ही है, 2023 की में लगाया गया है 3D प्रिंटेड डाकघर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 नंबर कह रहा है सर्वाधिक पावर लूम किस राज्य में है? सबसे पहले आपको समझ में होनी चाहिए पावर लूम होता क्या है। यही पावर लूम अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें आंसर जो लिखा है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आपको पकड़ में नहीं आएगा। पावर लूम जो होता है वस्त्र निर्माण करने वाली एक यंत्र है जो बिजली से चलती है। यही पावर लूम मतलब वस्त्र के रूप में, तो वस्त्र सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो महाराष्ट्र करता है। इसलिए इस सवाल का उत्तर जो होगा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अब देखते हैं तो ये ऑप्शन जो राजस्थान है, कर्नाटक है, बिहार है, इसकी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान जो है, राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है, जिसे हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं, या गुलाबों का शहर क्या है? जयपुर है। अब देखिए कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है। आप अभी बता ही दिए हैं कर्नाटक बेंगलोर है। बेंगलोर में ही इसरो का क्या है? इसरो अपना मतलब मुख्य ब्रांच कहाँ है इसरो का? कर्नाटक बेंगलोर में ही है। बिहार आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी, मतलब कब की गई थी? ईस्वी दे रखा 1957, 1978, 1954 और 1956।
तो खादी एवं ग्राम उद्योग जो है आयोग था, उसकी स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। 1956 में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। 1956 की अगर बात करें हम तो 1956 में एक और की गई थी, उसे 1956 में कौन किया गया था, तो ओएनजीसी की स्थापना जो था 1956 में ही की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 50 नंबर, कह रहे हैं सर्वाधिक रुग्ण औद्योगिक इकाई। ये आप रुग्ण औद्योगिक इकाई को नहीं समझते होंगे तो समझ लीजिएगा, इकाई स्थित है। रुग्ण का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जहां विवादित ज्यादा हो, लेकिन यहाँ उद्योग की बात कर दिया, मतलब उद्योग लगाया गया लेकिन विवादित हो गया। तो विवादित कहां से ज्यादा हो सकता है, आपको ऑप्शन में नजर आएगा। तो एक नंबर में कह रहा है यूपी, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार। तो सबसे ज्यादा आपको कौन है, रुग्ण मतलब सबसे ज्यादा जो है बिहार में है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनी आती है तो विवाद ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल में भी कमी है, लोगों की जनसंख्या घनत्व भी क्या है, ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो इसे रुग्ण औद्योगिक मतलब जो है घना क्षेत्र मतलब है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपनी वगैरह नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और अभी तो महाराष्ट्र के बारे में बात कर ही लिए हैं। उड़ीसा की राजधानी आपको कहां हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। अभी उड़ीसा का राज्यपाल जो है नए बने हैं, याद रखेंगे, रघुवर दास। क्या बने हैं, रघुवर दास बने हैं, जो पूर्व में कहां के मुख्यमंत्री थे, तो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। मतलब सबसे ज्यादा मछली कहां, मतलब मछली को ज्यादा पकड़ने काम कहां किया जाता है, तो कह रहे हैं क्या, सांस्कृतिक अंतःस्थलीय अपतट में, प्राकृतिक अंतःस्थलीय में, गहरे समुद्र तट में। आप बताएं मछली पकड़ने के लिए क्या सांस्कृतिक अंतःस्थलीय का प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक जो पहले से है, प्राकृतिक मतलब जो पहले से है, अपतट मतलब बीच वाले क्षेत्र में तो आप करेंगे ही नहीं, तो गहरे समुद्र तट में ज्यादा मछलियां होती है। इसलिए कह रहा है मत्स्य उद्योग सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेंगे, गहरे समुद्र तट में आपको मिलेंगे। और सबसे ज्यादा मत्स्य जो बोर्ड है, ये सबसे ज्यादा जो है मत्स्य जहां पकड़ा जाता है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में पकड़ा जाता है। अटलांटिक महासागर में ज्यादा पकड़ा जाता है। जैसे डोगर बैंक हो गए, ये सब क्या है, मछली के उद्योग वहां से ज्यादा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो यहां कर रहा है 52 नंबर, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। देखेंगे संविधान का मैग्ना कार्टा ये फ्रांसीसी शब्द है। सबसे पहले मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि सर्वोच्च, मतलब कौन है सबसे ज्यादा, तो यहां ऑप्शन दे रखा है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीतिशक तत्व और डी में रखा है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार की जो चर्चा है वो अनुच्छेद कितना से कितना है, तो आपको याद होगा 12 से 35 है, जो भाग कितने में है, तो आप कहेंगे भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकार को। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये जो है 51 के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 51 के क में है, 51 के क में है। और भाग की बात करेंगे तो भाग हो जाएंगे 4 का क हो जाएगा, मतलब 4 का क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा हो गई। राज्य के निर्देशक तब कहेंगे तो ये हो जाएंगे आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो याद रखेंगे 36 से 51 हो जाएंगे, 36 से 51 हो जाएंगे। भाग की बात किया जाए तो आप कहेंगे भाग 4 में है। तो कह रहा है मैग्ना कार्टा मतलब क्या, संविधान का मैग्ना, संविधान में सबसे ज्यादा सर्वोच्च क्या है, तो मतलब संविधान में मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है या किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो मौलिक अधिकार को जो है, यहां से मौलिक अधिकार को जो है क्या कहा गया है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। कोई दिक्कत आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे
53 नंबर कह रहे हैं भारत में कौन लोकसभा के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। सबसे पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लोकसभा आर्टिकल कितना में है? तो आप कहेंगे लोकसभा जो आर्टिकल 81 में है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके अध्यक्ष के पद पर सबसे ज्यादा अधिक समय तक कौन रहे? तो एक नंबर ऑप्शन है सोमनाथ चटर्जी, पीएन संगवा और बलराम जाखड़, के हेगड़े। तो आप आर्टिकल लोकसभा जो आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा कितने में है? तो 80 में हो जाएंगे। राज्यसभा कितने हो जाएंगे? राज्यसभा ये हो जाएंगे 80 में हो जाएंगे। अब यहां से जो है कह रहा है कि सबसे अधिक समय तक पद पर कौन रहे? तो यहां से आंसर हो जाएंगे क्या? बलराम जाखड़ जो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सबसे अधिक अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक समय तक रहेंगे। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे ओम बिरला। ओम बिरला जो है अभी कौन है? ये अध्यक्ष है ओम बिरला। ये कहां से चुनकर आए हैं? संसदीय क्षेत्र इसका क्या है? तो आप याद रखेंगे बूंदी कोटा, राजस्थान में पड़ता है। बूंदी कोटा से यह क्या है? सांसद बनकर आए हैं। कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ते हैं 54 नंबर में करा भारत का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है, मतलब जो है सब ज्यादा जो है बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है किसका ज्यादा है? तो सबसे पहले दूसरा का इसका मतलब पहला किसी ना किसी होगा। तो पहला नंबर पर आता है इलाहाबाद। कौन आता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वह सबसे एक नंबर पर आता है, इलाहाबाद। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है मद्रास। कौन आता है? मद्रास आता है। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपको कोलकाता। तीसरे नंबर पर आता है गुवाहाटी। कौन आता है? गुवाहाटी। गुवाहाटी आता है। तो आपका कहा दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर कौन हो जाएगा? तो आप कह देंगे यहां से क्या हो जाएंगे? मद्रास हाईकोर्ट जो होंगे दूसरे नंबर पर हो जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था, आप जानते ही हैं। ठीक है। मद्रास जो ये भी 1862 में ही हुआ था। और कलकत्ता हाईकोर्ट ये भी क्या हुआ था? 1862 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 55 नंबर कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? मतलब प्रस्तावक किसी को राष्ट्रपति अगर बनाना हो तो वैसे ही तो बनेंगे नहीं, मतलब अब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। इसलिए संविधान में इसका वर्णन है कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि 50 व्यक्ति का मतलब सपोर्ट होनी चाहिए, अनुमोदक प्रस्तावक होनी चाहिए। और अनुमोदक मतलब लिखित साइन भी होना चाहिए, तब तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था। इसलिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की जो है वो इसकी सीमा बना दी गई कि कोई व्यक्ति वैसे चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसके लिए 50 सांसद प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक मतलब लिखित साइन के रूप में आपको चुनाव आयोग के पास जमा करना पड़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं? चुनाव में यहाँ जो है राष्ट्रपति के चुनाव में आप भाग ले सकते हैं या लड़ सकते हैं। कोई दिक्कत? 50-50 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 20-20 नजर आ रहा है, तो 20-20 किसमें होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जो होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उपराष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति आप बनना चाहते हैं, मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रस्तावक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। तभी तो आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। कोई दिक्कत आपको? यहां से राष्ट्रपति की चर्चा कर ले तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद जो है वह कितने में है? 52 में है। पद जो है राष्ट्रपति मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कितने में रखा गया है? 52 में होगा। 53 में रखा गया है। 53 में हो जाएंगे आपको कार्यपालिका प्रधान जो होंगे, मतलब ये जो है भारतीय कार्यपालिका प्रधान जो होंगे वह क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ये चर्चा किसमें है? 53 में है। 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा है। ऐसे ही आप देख लीजिएगा, आगे हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है भारत के
भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम मात्रा में जो है, अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम है, और कह रहे हैं किस आधार पर, मतलब कैसे देंगे? तो पहला ऑप्शन देखा है धर्म के आधार पर। अगर धर्म के आधार पर देंगे तो ठीक नहीं होगा, जाति के आधार पर भी संभव नहीं है, रंग के आधार पर भी संभव नहीं, क्योंकि हर मतलब भारत जो है एक राज्यों का संघ है, उसमें कहीं कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं कहीं कम है, इसलिए उसको कहा गया है कि अगर आपको किसी को अल्पसंख्यक की जानकारी मतलब मान्यता देना है, वह मान्यता देता है, वो राष्ट्रपति देता है। अगर मान्यता देना है तो कुल जनसंख्या के साथ साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात निकालने के बाद उससे क्या करते हैं, अनुपात को जो है उसको देखने के बाद उसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति अल्पसंख्यक को मान्यता देता है कि उस क्षेत्र। इसलिए अलग अलग राज्यों में अल्पसंख्यक अलग अलग जाति के लोग भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर में मंडल, इसके आंसर जो हो जाएंगे डी नंबर हो जाएगा। अब 57 में होगा मंडल आयोग का संबंध था, मतलब मंडल आयोग क्यों आया था? तो मंडल आयोग जो आया था वह 1979 ईस्वी में आया था। इसके या किस समय था? तो ये जो व्यक्ति थे पिछड़ा वर्ग से, पिछड़ी जातियों से वर्ग से समय था, पिछड़ी जातियों के लिए एक मंडल आयोग आया था। कब आया था? 1979 ईस्वी में आया था। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 58, भारत में सर्वोच्च माना जाता है, मतलब सबसे सर्वोच्च मतलब मुख्य बिंदु पर, मतलब प्रकाश बिंदु पर कौन है, ऊपर कौन है? तो सबसे ज्यादा जो ऊपर है वो हमारे संविधान है। क्या है? संविधान है। हम लोग संविधान से बड़े नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है वो संविधान के अनुसार क्या हो जाएंगे, संविधान ही सबसे ऊपर रहेगा। उनकी सजा जो होगी, जो आम व्यक्ति को होता है वह सभी व्यक्ति को सजा मिलेगी। इसलिए संविधान सबसे क्या हो जाएंगे, ऊपर होगा। सर्वोच्च माना जाता है किसको? संविधान को। संविधान सबसे पहले संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान बनाने के लिए सबसे पहले किसने आया था? कैबिनेट मिशन के तहत इसे बनाया गया था संविधान सभा, कैबिनेट मिशन के तहत। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद अस्थायी रूप से किसे बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को किन्हें अस्थायी रूप से बना दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बना दिया गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहते हैं संविधान के 59 नंबर ऑप्शन, संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? मतलब कहने का मतलब हमारा ये हुआ, और ये जो चर्चा की गई है किस संविधान संशोधन में, कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद जो कहेगा वह आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे वह कोई भी बिल हो। उस बिल को अगर राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद अगर पेश कर देती है तो क्या होगा, राष्ट्रपति को इस बात को मानने के लिए क्या बाध्य कर दिया गया कि आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो की गई थी वह 42वां संविधान संशोधन में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था। इसे ही 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कह दिया, लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाध्य किया गया था, लेकिन इसे क्या किया, 24वां संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। 24वां संविधान संशोधन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था कि मंत्रिपरिषद अगर कोई ऐसी भी विधेयक होगी जिस पर राष्ट्रपति जो है अपना जो है मतलब वक्तव्य को रख सकता है, इसलिए क्या कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई अगर गलत चीज हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएगी, इसलिए 24वां संविधान संशोधन 1978 होता है। इसमें क्या कर दिया गया कि नहीं,
मंत्रिपरिषद से दिए गए परामर्श को वह बाध्य नहीं होंगे। कब किया गया? 24वां समाप्त कर दिया। 22वां में क्या गया? बाध्य किया गया था, लेकिन इसे बाध्य नहीं किया गया, मतलब हटा दिया। किसके तहत? 24वां संविधान 1978 के तहत। कोई दिक्कत? मंत्रिपरिषद की चर्चा किसमें है? तो 74 में है। कितने में है? आर्टिकल 74 में है। कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। मतलब प्रस्तावना का जो प्रावधान है जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान, मतलब मतदान आप कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं आप, चुनने का जो अधिकार है, मतदान जो करते हैं, मतलब हर व्यक्ति का एक मत सभी का बराबर होता है। इसलिए क्या मतदान कर सकते हैं? कब? प्रजातंत्र होंगे तब। जब व्यक्ति क्या है? प्रजातंत्र है, मतलब स्वतंत्र है। आप क्या कर सकते हैं? अपने चॉइस से राष्ट्रपति बना सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन यही होता है कि हम लोग विधायक या सांसद को चुनकर जब भेजते हैं सदन में, तो वही सदन क्या करते हैं? उन्हें मत देकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से, नहीं प्रत्यक्ष रूप से हम अपने आप हाथ से वोट देते हैं। अगर वह व्यक्ति सांसद चुनी जाती है तो वह क्या होगा? प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र हो जाएगा। और प्रजातंत्र मतलब क्या? कि कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार सरकारें चुन सकती है। कोई दिक्कत आपको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब हमारे ऊपर क्या है? गणतंत्र है, मतलब हमारे ऊपर एक संविधान है, हम संवैधानिक हैं, इसलिए गणतंत्र सब क्या है? संविधान हमारे ऊपर लागू है। वह संविधान क्या है? संविधान को लागू करने कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था संविधान लागू? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। कोई दिक्कत? पंथ निरपेक्षता की चर्चा कहेंगे कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे क्या? पंथ निरपेक्षता और समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया था। कोई दिक्कत आपको? इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र। आप जो है मतदान का अधिकार आप एक प्रदान है वयस्क नागरिक को। आप वयस्क नागरिक मतलब कोई व्यक्ति मतदान कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत? ये आप कमेंट में बताएंगे। तो क्या रहा? नागरिकों जो मतदान का अधिकार है, मतलब वयस्क मताधिकार जो है, किस आर्टिकल में चर्चा की गई है, ये आप जो है हमें कमेंट में बता देंगे। आगे देखेंगे। आगे है 62 में कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? मतलब किस राज्य को आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? यह 9वीं अनुसूची में कहने का मतलब 9वीं अनुसूची में जो है ये भूमि से संबंधित है। किस संबंधित है? भूमि से संबंधित है। भूमि से संबंधित है। सबसे पहले जो है इसमें किसे शामिल किया गया है? तो कौन सी राज्य है? तो बिहार की भूमि के लिए लाया गया था। और इसमें अभी जो है बिहार तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए 9वीं अनुसूची में तमिलनाडु को भी शामिल किया गया है। इसलिए आंसर क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु हो जाएंगे। कहेगा कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण विधेयक को जो पेश किया गया, 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो संविधान में कितने अनुसूची थे? मूल संविधान में 22 भाग कितने थे? 22। अनुसूची कितने थे? अनुसूची मूल संविधान में थे 8 भाग। और अनुसूची कितने? भाषा कितने थे? 14। भाषा कितने थे? 14। अब कह रहा है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, वह 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। प्रथम संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया। कहेगा 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था?
तो 52वां संविधान 10वीं अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, संविधान के तहत जोड़ा गया था। 11वीं जो है 9वीं अनुसूची भूमि से संबंधित होगी, 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से हो जाएगा, और 11वीं अनुसूची जो हो जाएगा पंचायत से हो जाएगा। जो पंचायत को कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किससे क्या जो था? 73वां संविधान का 12वीं अनुसूची। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 है, और 12वीं संविधान को 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और यह किससे संबंधित है? नगर पालिका संबंधित है। मतलब किस संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। कोई दिक्कत? तो आप बता देंगे कि 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था तमिलनाडु को। देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन जो था, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुए हैं, तो किस संशोधन के तहत? मैंने लिख भी चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम संविधान संशोधन के तहत क्या है? 1951 के तहत जोड़ा गया था। कोई दिक्कत आपको? तो अभी वर्तमान में कहेंगे कि बताइए भाग की संख्या कितने हैं? कुल भाग हो जाएंगे तो 25 हो जाएंगे। अनुसूची कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। भाषा कितना हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? मतलब संचित कोष, संचित निधि जो है आर्टिकल कितना में है? संचित निधि आर्टिकल कितना में है? 266 में है। ठीक है। आकस्मिक निधि कितना में है? आकस्मिक निधि कितना में है? तो 267 में है। कितना में? आर्टिकल 267 में है। कोई दिक्कत आपको? लेकिन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? देखिए 112 भी संचित कोष से संबंधित है, अनुच्छेद 146 भी है, और अनुच्छेद 148 के 6 भी। इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी जो है भारत के संचित कोष से संबंधित है। कोई दिक्कत? 112 में अनुच्छेद 112 में चर्चा है वह वित्तीय बजट से संबंधित वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द की चर्चा तो हमारे संविधान में है नहीं, लेकिन बजट को दर्शाने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। अनुच्छेद किस नाम में है? 112 में है, और 29 में इस बात को लिखा गया है कि यह अनुच्छेद भारत संचित कोष से संबंधित है। इसलिए जितने भी ऑप्शन है वह क्या होंगे? उपयुक्त सभी जो इस सवाल क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको? फिर 75 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नरसैंगिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? मतलब ये जो है अनुच्छेद दे रखा है 308, 309, 310, 311, ये सभी किससे हैं? नरसैंगिक न्याय मतलब क्या? यूपी सिविल सर्विस से है। सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी से है और पीसीएस से है। इसलिए करा है सिद्धांत का सुनवाई का अधिकार नरसैंगिक न्याय, जो अनुच्छेद कितना में हो जाएंगे? 311 में हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 311 में हो जाएंगे। 308 में क्या है उसका? तो उसका जो है निर्वाचन कैसे होगा, मतलब उसकी नियुक्तियां कैसी होगी, वह 308 में चर्चा है। 309 में क्या है? तो उसका जो है 309 में जो है उसकी जो है पद की बात कही गई है। पद जो है कैसे चुनकर आएगी, वह पद की बात कही है। अनुच्छेद 310 में क्या है कि इनकी कार्यकाल कितनी वर्ष की होनी चाहिए, कितनी वर्ष की होनी चाहिए, वो 310 में कहा गया है। इसलिए संवैधानिक न्याय की सुनवाई का सिद्धांत जो है अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 311 में है। कोई दिक्कत आपको? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। करा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य क्या है? 28वां राज्य की बात कर रहा है। देखिए 28वां राज्य ये कब जोड़ा गया था? तो 28वां राज्य आपका क्या हो जाएंगे? झारखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? झारखंड हो जाएंगे। ठीक है सर, 28वां है तो देखिए कब जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 2000 ईस्वी में 3 राज्यों को जोड़ा गया था। किनको? 3 राज्यों को जोड़ा गया था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग हुआ था। उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। किससे? उत्तर प्रदेश से जो था उत्तराखंड से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर
1 नवंबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ जो था किससे टूटा था, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। कोई दिक्कत आपको? 26वां राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 27वां राज्य उत्तराखंड हो जाएगा, 28वां क्या हो जाएंगे, झारखंड हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। विदर्भ जो है, ये विदर्भ जो है कहां पड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में ही पड़ते हैं, छत्तीसगढ़ ही विदर्भ का कोई हिस्सा है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे हैं संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि सरकार जो है क्या करेंगे, टैक्स, राजस्व मतलब टैक्स वसूलने के बाद वह राज्य सरकार में बंटवारा नहीं होगा। उत्पादन कर, उत्पादन शुल्क अगर राज्य में बनेगा तो राज्य सरकार को मिलेगा ही, केंद्र मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार को देगी और केंद्र सरकार क्या कर, बंटवारा कर दे ही देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब कह रहा आयकर टैक्स, वो भी क्या करते हैं हम लोग, वसूल कर देते हैं, फिर हमें वापस मिलता है, तो ये भी तो होगा नहीं। सीमा शुल्क, ये सीमा शुल्क जो है, ये सीमा शुल्क क्या करते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार जो है क्या करती है, इसमें राज्य सरकार कोई बंटवारा नहीं है। इसलिए सवाल का आंसर क्या हो, सीमा शुल्क जो है केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को बंटवारा नहीं करती है। तो यहाँ का राजस्व का राज्य सरकार वितरित नहीं किया जाता है, वो क्या हो जाएंगे आंसर, सीमा शुल्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सीमा शुल्क। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 68 नंबर, पृथ्वी गुप्ता का संबंध किस खेल से है। खेल की बात मतलब यह जो व्यक्ति है पृथ्वी गुप्ता कौन सा खेल खेलता है, ये शतरंज खेलते हैं। क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, शतरंज, चेस। क्वेश्चन पूछता है चेकमेट शब्द किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। कोई दिक्कत, चेकमेट शब्द किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है। कहेगा शतरंज में कितने खाने होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, तो कहेंगे 64 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 64 वर्ग होते हैं। कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ते हैं 69 नंबर, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, मतलब ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है, फ्यूज के रूप में? नहीं भाई साहब, फ्यूज जो होता है यह उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, फ्यूज में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। धारा को फिल्टर करने में? नहीं सर, ट्रांसफार्मर का धारा का फिल्टर करने में नहीं होता है। धारा को फिल्टर करने में किसका, धारा को किससे मापते हैं, आमीटर से मापते हैं। किसे मापते हैं, आमीटर से मापते हैं। वोल्टेज चेंज करने में, जी, वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात करें, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर एसी में प्रयोग करता है या डीसी में प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग है सिर्फ एसी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया, अल्टरनेटिंग करंट के लिए किया जाता है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, ये उसको निम्न में, उच्च को निम्न में और निम्न को उच्च करने का काम किसका है, ट्रांसफार्मर का है। और वोल्टेज चेंज करने में भी किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत आपको? नेक्स्ट, धारा को प्रवाहित करने में, तो ये धारा तो आप बता ही दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दे तो क्या होगा। देखिए, रेफ्रिजरेटर में जो गैस का प्रयोग किया जाता है उस गैस का नाम क्या है, फ्रीऑन है। क्या है, फ्रीऑन है। फ्रीऑन गैस का प्रयोग करते हैं। फ्रीऑन गैस का प्रयोग करते हैं किसमें, तो फ्रीऑन गैस का रेफ्रिजरेटर में प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोर हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। मतलब नाइट्रोजन गैस का भी, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से कह रहा है रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें। देखिए, जब रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कमरा, उसका जो टेम्परेचर है कमरे का वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, मतलब क्योंकि वहां का जो अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है वह धीरे धीरे अंदर की ओर क्या है, हवा प्रवेश करेंगी और वह मात्रा जो उसका दाब है वह धीरे ठंडे वाला स्थान क्या हो जाएंगे, मतलब गर्म हवा वहां प्रवेश कर जाएगी और ठंडी हवा क्या है वहां से बाहर हो जाएगी। गर्म हवा ऊपर उठी से वह कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इस सवाल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? कह रहा है 71 नंबर, नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में जाना जाता है। मतलब नेचुरल फॉर्म का प्राकृतिक रूप से जो रबर तैयार होता है वो कैसे होता है, तो पौधे से जो
रबर तैयार होते हैं वह लेटेक्स रूप में प्राप्त होते हैं। लेटेक्स रूप में जो है क्या होते हैं, नेचुरल में रबर का प्रयोग किया जाता है। रबर में कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बांस, कहते हैं बांस जो है किस कुल का पौधा है? बांस, बांस जो है ये झाड़ी है, मतलब घास कुल का है। किसका है? बांस। आपको क्या है, एक लाइन में आंसर आता है, घास इस कुल का है। इसलिए इस सवाल का उत्तर जो हो जाएगा वह घास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घास हो जाएगा। कोई दिक्कत? वृक्ष जो है बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ठीक है, तो वृक्ष कुल में तो बांस आएगा नहीं, रेजीन में तो आएगा ही नहीं, मुलांग में तो आएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएंगे? घास हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको? 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कौन सा सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर नहीं दे सकते इस बात को। तो सूक्ष्म तत्व क्या होता है कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जिंक। मतलब जो क्या है कि जो ऐसा तत्व जो हमें जिंदगी भर जरूरी है लेकिन हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं, वह क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म तत्व हो जाएंगे। मतलब हमें तो बहुत जीवन काल में बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है जीवन काल में, लेकिन क्या है, हम लोग थोड़ा थोड़ा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा में क्या लेते हैं? जिंक लेते हैं। तो यहाँ सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। कोई दिक्कत? कैल्शियम हमें जरूरत ही है। अगर आप जो है कैल्शियम अगर आप कम हो जाएगी तो हड्डी कमजोर हो जाएगा। हड्डी कमजोर हो जाएगा। हड्डी कमजोर हो जाएगा। फास्फोरस से कैल्शियम और फास्फेट, हमारा दांत जो बना होता है कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है, आप जानते ही है। हड्डी में आप फास्फोरस की जरूरत होती ही है, ठीक है। मैग्नीशियम आपको याद रखा, क्लोरोफिल में किसका क्या होता है, कौन सा तत्व होता है क्लोरोफिल में? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो याद रखेंगे मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। क्या होती है? 12 होती है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं आपसे कि एक अश्व शक्ति का मान कितना? एक हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति मतलब क्या होता है? एक हॉर्स पावर, एक एचपी। अश्व शक्ति को क्या कहते हैं? हॉर्स पावर कहते हैं। क्या होते हैं? हॉर्स पावर, या क्या कहते हैं? एक एचपी। इसका फुल फॉर्म शक्ति लिखा हुआ है। कितना मान होता है? तो याद रखेंगे एक एचपी बराबर जो होता है 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। सवाल क्या होता है? उत्तर हो जाए। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वाट कितना होता है, तब आप क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। तो आप याद रखेंगे एक वाट का कितना एचपी होता है? 1.34 एचपी होता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नींबू का नींबू का प्रसारण किस विधि से किया जाता है? मतलब नींबू का जो प्रसारण का मतलब नींबू का जो है पेड़ को प्रसारण में नींबू जो लगाते हैं वो किस विधि से लगाते हैं? तो पहले रखा है ग्राउंडिंग लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, वेडिंग और कटिंग। आपको कहने का मतलब है नींबू का प्रसारण मतलब नींबू की टहनी क्या आप लगा देंगे तो क्या लग जाएगा? नहीं लगेगा। इसलिए नींबू का जो प्रसारण होता है वो ग्राउंडी लेयरिंग से होता है। कहने का मतलब क्या है? कोई वृक्ष है, मान लेते हैं कोई वृक्ष है, इस वृक्ष का जो टहनी अगर है, इस टहनी को क्या करते हैं? इस टहनी को नीचे लगाकर इस पर मिट्टी रख देते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी रख देते हैं, और मिट्टी रखने के बाद इसमें जो है इसमें मूल मतलब जड़ निकल आती है, और उसके बाद इस टहनी को काटकर अलग कर दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? ग्राउंडिंग लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राउंडिंग लेयर कहते हैं। इसलिए नींबू का जो प्रसारण विधि है ग्राउंडिंग लेयर्स की जाती है। एक कटिंग से क्या करेंगे? तो कटिंग का प्रयोग गुलाब के पौधे में किया जाता है। अक्सर फूल के पौधों में कटिंग का ही प्रयोग किया जाता है। उसको काट कर लगा दीजिए, लग जाएगा। लेकिन नींबू की टहनी को काट कर लगाएंगे तो नहीं लगेगा। इसके लिए आपको उस जड़ की आवश्यकता होती है, इसलिए ग्राउंडिंग लेयरिंग करना आपको आवश्यक हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप।
76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दलहनी फसलों में हानिकारक तत्व कौन सा नहीं है। देखिए हानिकारक तत्व की बात करते हैं तो ग्वाट्रोजोन, देखिए ये जो है ग्वाट्रोजोन जो है ये जो है सूक्ष्म जीवों से निकलते हैं, इसलिए ये हानिकारक है। ये जो है अक्सर जो है दलहनी फसलों के गांठ में पाया जाता है, इसी क्या है हानिकारक हो गए। लेथारिज्म जो है ये भी गांठ में पाया जाता है, ये भी तत्व क्या है इनके लिए हानिकारक है। लेकिन प्रोटीन जो है ये आपको जिसमें राइबोसोम जो होते हैं दलहनी फसल में उसी में पाया जाता है, इसलिए राइबोसोम में जो ये प्रोटीन जो है से क्या हानिकारक नहीं है, लाभदायक है। कोई दिक्कत आपको, सवाल का उत्तर क्या हो जाएंगे, प्रोटीन हो जाएंगे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 77 कह रहे कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को किसमें सुरक्षित रखते हैं। कहने का मतलब है कि कृत्रिम गर्भाधान किसी भी बीज को रखने के लिए वैसे तो रख नहीं सकते क्योंकि वह खराब हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग द्रव नाइट्रोजन में क्या करते हैं, द्रव नाइट्रोजन इस द्रव नाइट्रोजन के थैले में क्या करते हैं, बैल के बीज को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हम लोग रक्त को भी क्या करते हैं, इसी में रखते हैं, जिससे क्या होता है वो खराब नहीं होता है और जो उनकी क्षमता है जिस दिन तक जीवित रहने की वो उतना दिन तक काम रहता है, नहीं तो वो क्या होता है धीरे धीरे खराब हो जाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन हो ही गया है, तो 70 द्रव नाइट्रोजन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 78। वैसे अगर इसमें बात कर ले हम तो यहां से द्रव ऑक्सीजन जो है, अभी द्रव ऑक्सीजन तो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, सांस के रूप में क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, CO2 क्या करते हैं हम लोग छोड़ते हैं। और CO2 कौन लेता है, पेड़ पौधा लेता है, पेड़ पौधा लेता है। मिनी माता 78 देखेंगे, मिनी माता रोग जो है होता है, मतलब मिनी माता रोग हुआ क्यों, किसकी कम मतलब किसके फैलने से यह मिनी माता रोग हो गया। तो ये मिनी माता रोग जो था सबसे पहले जापान के व्यक्तियों को हुआ था। क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजन समझेंगे कि देखिए क्या हुआ कि मिनी माता रोग जो था वह जल में मरकरी, किसी कंपनी मरकरी जो है ये क्या हुआ जल में फैल गया। जल में फैलने के कारण वह क्या हुआ, वह जल को मछली खा ली, क्या है उस जल को मछली पिया और मछली क्या किया, मनुष्य ने खाया, मतलब जापान के लोगों ने खाया और जापान के लोग खाया तो उसमें क्या हो गया, यह मिनी माता रोग हो गया। क्या हो गया, मिनी माता रोग हो गया। और यह मिनी माता रोग सबसे पहले कहां आया था, जापान में आया था। और यह किसी कमी से होगा, मरकरी के फैलने, मरकरी के प्रदूषण के कारण हो गया था। कोई दिक्कत आपको, यहां एक नंबर ऑप्शन जल के में नाइट्रेट की अधिकता से, याद रखेंगे जल की नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये अक्सर बच्चों में होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये अक्सर क्या होते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। कैल्शियम, जल में कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएंगे, आपको हड्डी कमजोर होगा, मैंने आपको बताया ही है, हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा, जो है आप असहज महसूस करेंगे, आप थोड़ा चलने में आपको कठिनाई होगी, अगर थोड़ा गिर भी गएंगे तो हड्डी टूट जाएगी। कोई दिक्कत आपको। 79 देखेंगे आप, प्रदूषित पानी में बायो कह रहा है आपसे 79 प्रदूषित पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि प्रदूषित पानी को, अगर आप पानी को चेक करना है, अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई तो समझिए पानी क्या है, प्रदूषित है। तो यहाँ दूषित पानी में अगर ऑक्सीजन क्या हो गई, कमी हो गई, यहाँ कह रहा है कि बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी नहीं होता है। ऑक्सीजन क्या होता है उसमें, डिमांड, क्या डिमांड मतलब क्या है, जरूरी है, तो डिमांड ऑक्सीजन क्या होगा, डिमांड अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। ऑक्सीजन कम हो गया इससे क्या होगा, अधिक आपको चाहिए, तभी तो नहीं होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होता है, मतलब अधिक करना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो प्रदूषित पानी क्या हो जाएंगे, शुद्ध पानी में बदल जाएगा। कोई दिक्कत, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 80 नंबर, मृदा प्रदूषण। देखिए मृदा प्रदूषण के बहुत से कारण हो सकते हैं,
तो यहाँ पर मृदा सॉइल पोल्यूशन के प्रमुख कारण कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए रखा है अम्लीय वर्षा, बी में है खानों से प्राप्त जल, सी में उर्वरक तथा कीटनाशक अत्यधिक प्रदूषण। देखिए अगर देखा जाए तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अम्लीय वर्षा, अगर आप देखेंगे अम्लीय वर्षा क्यों होते हैं, जितने भी कारखाने या से जो भी मतलब प्रदूषित चीज नदियों में बहाया जाता है, नदी में बहाने के बाद क्या होता है, वह पानी वाष्पीकृत होती है, वाष्पीकृत होने के बाद क्या होता है, वर्षा होता है, तो अम्लीय वर्षा होगा ही, और वह होगा तो फिर पृथ्वी पर आएगी, तो क्या हो जाएंगे, उर्वरक तथा कीटनाशक ये भी प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या हो जाएंगे, जितने भी ऑप्शन है सबसे मृदा प्रदूषण क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिर्फ अम्लीय वर्षा भी हो जाएंगे, खानों से प्राप्त जल भी हो जाएगा, उर्वरक तथा कीटनाशक के अधिक प्रदूषण से भी क्या हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? मेरा कारण क्या है, बहुत से कारण होते हैं जिनमें आपको ये प्रमुख कारण आपको यहां पर लिखा गया था जो इन सवाल का उत्तर होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि ये करंट का क्वेश्चन है कि पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 20 देख रहे हैं यहाँ पे, ये 20 जो है विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस जो है मनाया था कितना, 20 अक्टूबर को। और आगे आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है आपको दिवस से दिवस आप देख कर जाएंगे। 82 क्या है कि भारत सरकार द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, क्या होते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक में अर्धचालक ये जो संयंत्र आपको लगा रिसर्च स्थापित करने का जो निर्धारित किया गया है, ये हैदराबाद में किया गया है, और ये कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2024 तक क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। कोई दिक्कत आपको? ठीक है। 2030 में क्या है, हम लोग जो है कार्बन मुक्त देश बन जाएंगे 2030 तक, किसके अनुसार, रेलवे के अनुसार। ठीक है, कार्बन मुक्त हो जाएंगे, क्या, रेलवे के अनुसार कार्बन मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 83 नंबर अटारी बाघा बॉर्डर। देखिए अटारी बाघा बॉर्डर जो है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर है। अटारी बाघा बॉर्डर यह देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मतलब हम लोग का झंडा फहराया गया है। किसके द्वारा फहराया गया, हम तो फहराएंगे नहीं, कोई दूसरे व्यक्ति, तो कोई ना मंत्री फहराएंगे। तो यहाँ पे क्या, नरेंद्र मोदी है, नितिन गडकरी है, एस जयशंकर है, राजनाथ सिंह है। देखिए नरेंद्र मोदी आपको जानते हैं, दामोदर साहब दास मोदी, ये पीएम है, आपको मालूम होना चाहिए। नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री है, ये बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री। एस जयशंकर ये विदेश मंत्री है, आप जानते ही हैं, विदेश मंत्री है। राजनाथ सिंह ये क्या है, आपको रक्षा मंत्री है, क्या है, रक्षा मंत्री है। तो यहां से करा है कि सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, तो यहां आंसर जो होगा वह नितिन गडकरी साहब होंगे। वह कौन से मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं। कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ते हैं 84 नंबर में, रघुवर दास किस राज्य का राज्यपाल है। मैंने इससे पहले आपको डिस्कशन कर दिया हूं कि रघुवर दास जो है किस राज्य का राज्यपाल बने हैं, तो वह किसके बने हैं, उड़ीसा का बने हैं। और आप जानते हैं कि उड़ीसा के राज्यपाल बनने से पहले, तो मैंने आपको बताया कि रघुवर दास कहाँ है राज्यपाल, आपको पहले बता दो ऐसा, लेकिन रघुवर दास पहले कहाँ के मुख्यमंत्री थे, ये आपके थे झारखंड के। कहाँ के थे, झारखंड के जो थे ये मुख्यमंत्री थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। कोई दिक्कत? अभी जो है असम की राजधानी आप जानते होंगे दिसपुर है, दिसपुर है। अम्बुबाची मेला जो कहाँ लगता है, असम में ही लगता है। ठीक है। रुद्र सागर झील जो है त्रिपुरा में है, रुद्र सागर झील, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रुद्र सागर झील कहाँ है, त्रिपुरा में, ये आप याद रखेंगे। मेघालय ये आपको स्पष्ट नजर आएगा। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मासीनाम मेघालय में होती है, मासिनराम मेघालय, मतलब मासीनाम मेघालय जो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा की बात करेंगे कहाँ होगी, और सबसे वर्षा मासीनाम मेघालय में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि किस राज्य द्वारा होप इनोवेशन मिशन शुरू किया गया। होप इनोवेशन मिशन जो है किस
किस राज्य के द्वारा शुरू किया? ये होप इनोवेशन इनिशिएटिव मिशन जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि शराब मुक्त। क्या होता है? शराब मुक्त। मतलब वहां के बच्चों को शराब मुक्त करने के लिए कौन से काम, मतलब किस राज्य सरकार ने ऐसा चालू किया है? तो ये किए हैं पंजाब सरकार ने। किसने किया है? पंजाब सरकार ने किया है। इस बात को आप जानते ही होंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार, हमर बेटी हमर मान योजना किसने चलाया? छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया है। ठीक है। चिराग योजना किसने चलाया? हरियाणा सरकार ने चलाया। चिराग योजना किसने चलाया? हरियाणा सरकार ने चलाया है। एमपी किसने? एमपी मध्य प्रदेश से क्या चलाया है? तो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना जो है किसने चलाया है? ये मध्य प्रदेश ने चलाया है। कोई दिक्कत आपको? 86 नंबर देखेंगे, कराया द रिवर्स स्विमिंग कॉलोनिज्म टू कॉर्पोरेशन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है आपको ऑप्शन है अशोक टंडन, परवीन सिंह, विश्वजीत सिंह और नीलम मेहता। तो ये लिखे गए पुस्तक है द रिवर्स स्विमिंग कॉलोनिज्म ऑफ कॉर्पोरेशन। पुस्तक जो है अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया है। कोई दिक्कत आपको? ये करंट का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, क्योंकि एक पुस्तक आपको पूछा ही जाता है। 87 नंबर देखेंगे, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। ये संचार के द्वारा, संचार जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड संचार के द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान इसमें कितना है? 64 है। कितना है? 64 है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में। लेकिन कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो आपको याद रखना, जैसे भूखमरी में कितना है? तो भूखमरी में जो आप है याद रखेंगे 111 हो गया। पहले कितना था? 108 था। अब कितना हो गया? 2023 में 111 हो गया। पीस में, शांति में अगर आपसे पूछा जाए, शांति में कितना है? 126 है। प्रसन्नता मतलब खुशहाली में कितना है? ये भी याद रखेंगे, खुशहाली में भी कितना है? 126 है। ये भी इंडेक्स आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। और आगे आप देख लेंगे, आगे कह रहा है देश का पहला वेटलैंड शहर हाल ही में कौन सा बना? मतलब वेटलैंड, सबसे वेटलैंड मतलब होता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि जो है कहां हुआ था? देश का पहला वेटलैंड, तो वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, आप जानते ही हैं। अब आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया? तो ये आप याद रखना चाहिए। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। तो ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो कह रहा है शहर कौन सा बना है? तो वैसे भी शहर की बात करेंगे तो उदयपुर राजस्थान का एक शहर है, जो देश का पहला, अपने भारत का पहला वेटलैंड शहर हाल ही में उदयपुर को क्या किया गया? शामिल किया गया। रांची जो है ये झारखंड की राजधानी, आप जानते ही हैं, झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है। कोची, ये कोची जो है केरल में पड़ता है। कोची और एर्नाकुलम को जुड़वा जो है शहर कहा जाता है, ये केरल में पड़ता है। कोहिमा, ये कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है, आप जानते ही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन है, सच्चिदानंद का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? मतलब सच्चिदानंद व्यक्ति है जो किस, मतलब यह निधन हो गया इनका, या किस क्षेत्र से संबंधित है? क्षेत्र कहने होता है ये अभिनेता थे, मतलब एक्टर थे, राजनेता थे, मतलब लीडर थे, पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये क्या थे? तो ये पत्रकार थे एस सच्चिदानंद, जो इन्हें हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है, मतलब ये इनकी मृत्यु हो गई है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के काजू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? देखिए, एक जीआई टैग आपको पूछेगा है। ये जीआई टैग जो मिलता है 10 वर्षों के लिए मिलता है। 1999 के अधिनियम से ये जो है ये लागू है, 10 वर्ष के लिए मिलता है। जैसे यहां पर कह रहा है काजू में किसको मिला है जीआई टैग? याद रखें, गोवा। किसको मिला है? गोवा को मिला है। ठीक है। जैसे सिक्किम है, तो सिक्किम में याद रखेंगे भूमचू उत्सव जो है अभी मनाया गया है। भूमचू उत्सव जो है कहां है? सिक्किम में ही मनाया गया है, सिक्किम में ही मनाया गया। जम्मू कश्मीर है, इसे भी जम्मू कश्मीर में भी जो अभी जो है
जम्मू कश्मीर में भी जो है अभी जीआई टैग हाल में मिला है, देख लीजिएगा, और एचपी को भी मिला है। एचपी को याद रखें, कांगड़ा चाय, कांगड़ा चाय जो है इसे यूरोपीय यूनियन ने इसे कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया है। कांगड़ा चाय को जो है एचपी हिमाचल प्रदेश को जो है जीआई टैग मिला है यूरोपीय के द्वारा। ठीक है, 91 नंबर देखेगा, इंडिया इंटरनेशनल नीट मेला के 50वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहां किया गया। नीट मतलब ये क्या है, ये नीट मेला जो है ये चिकित्सा सम्बन्धित है और इसे इंटरनेशनल लेवल का था। ये जो है तमिलनाडु के द्वारा मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया गया है? तमिलनाडु के द्वारा मनाया गया है। केरल की बात करेंगे, केरल में जो है, केरल एक ऐसा राज्य है जिसका अपना इंटरनेट है। अपना इंटरनेट देने वाला राज्य कौन है? केरल है। गोवा जानते हैं, गोवा की राजधानी, गोवा को जो है पुर्तगालियों ने 1961 ईस्वी में भारत को क्या किया था? आजाद कर दिया था, सौंप कर चला गया था। तेलंगाना जो है जानवे करते हैं, ये 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को बना था, थोड़ा डेट देख लीजिएगा, 2014 को बना था तेलंगाना, 29वां राज्य। लेकिन अभी वर्तमान में कितने राज्य हो गए हैं? 28 राज्य हो गए हैं, 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी हो गए हैं। कोई दिक्कत आपको? आगे है 92 नंबर, साहित्य का नोबेल जॉन फॉसे को मिला है, वह किस देश के हैं? सबसे पहले देखिए, सभी को याद रहता है, नोबेल याद कर लेता है कि देखिए साहित्य का नोबेल जॉन फॉसे को मिला है, सभी आदमी याद कर लेते हैं। लेकिन यह किस देश से संबंधित है, इसमें आदमी फंस जाता है। तो यहां देखिए, यह जो नॉर्वे देश से संबंधित है। अक्सर आप नोबेल जितने व्यक्ति मिले हैं, साहित्य में हो गया। सबसे पहले नोबेल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप याद रखेंगे 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र में पहला नंबर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान रसायन के क्षेत्र में, उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र देख लीजिएगा, अर्थशास्त्र में इतने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पूछता है क्वेश्चन किसमें नहीं दिया जाता है, अक्सर ऑप्शन में रहेगा इंग्लिश में नहीं दिया जाता है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में नहीं। वैसे और क्षेत्र है इसमें नहीं दिया जाता है, इस चीज को याद रखें, अक्सर ऑप्शन में ये सब मिलेगा आपको, देख लीजिएगा। आगे कह रहे हैं आपसे 93 नंबर क्वेश्चन, चंदलापुर और बेम्बर्थी, चंदलापुर और पेम्बर्थी गांव को किसके सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है? तो ये जो है चंदलापुर और पेम्बर्थी जो है, ये गांव जो है सर्वश्रेष्ठ तेलंगाना का गांव है। इसका है तेलंगाना का है, देख लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर 94 कह रहा है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जो है ये बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। जो अल्पसंख्यक है, जिनकी आबादी कम है, उनको उद्योग में ज्यादा चढ़ाने मतलब ज्यादा योगदान हो, उसके लिए बिहार सरकार ने योजना लाई है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ठीक है, आंसर याद रखेंगे बिहार से। हरियाणा के लिए मैंने बता दिया है, चिराग योजना हरियाणा से लाया है। उत्तर प्रदेश जो है नंद बाबा डेयरी योजना जो है उत्तर प्रदेश लाया है। वेस्ट बंगाल जो है इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। ये भी जो है ये याद रखेंगे आप। आगे रहे नदी उत्सव, देखिए एक उत्सव भी आपको पूछता है, याद रखिएगा उत्सव। नदी उत्सव के 4थे संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मतलब 4थे संस्करण का शुभारंभ की बात करेंगे तो ये कहाँ हुआ है? नदी उत्सव इस बार 2023 नई दिल्ली में बनाई गई है, नई दिल्ली में जो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का आ गया। चलिए मैथ अब देखते हैं। कर रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष का, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 10% का रहा है और रेट मतलब रेट 10% हो गया और टाइम जो है आपको 3 वर्ष दे रखा है। इसका अगर आप सक्सेसिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। अगर इसका सक्सेसिव ये सीआई के लिए है, अगर एसआई के लिए निकालेंगे तो एसआई सिंपल होता है 10 दिया
30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 या 30, बताइए 30 हो जाएगा। अब ये CI है और ये क्या हो गया? SI हो गया। क्या हो गया? SI हो गया। अब कह रहा है इसका जो अंतर रुपया में, अंतर कितना है? रुपया में 62 रुपया है। बोले इसका अंतर इसमें परसेंटेज में कितना है? तो कहिएगा परसेंटेज में जो है 3.1% है। बोले यही 3.1% का वैल्यू कितना है? 62 बट्टा में क्या हो जाएगा? 3.1 हो जाएगा। अब प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 100, मतलब मूलधन निकाल 100 से गुना करते हैं। दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 0 चला जाएगा। 31 गुना कितना हो जाएगा? 62। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा, जो इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप सक्सेस से बनाएंगे तो आपको ये आ जाएगा। आपको सही से निकालने के लिए आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइएगा नहीं। 3 वर्ष के लिए कहता है तो आप याद रखिए मूलधन निकालने के लिए d इंटू 100 के पावर में 3 बटा r स्क्वायर 300 प्लस r, इस फॉर्मूला से लगाएंगे तो 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। और ये 3 वर्ष के लिए हो जाएगा और 2 वर्ष के लिए नीचे लिखा d इंटू 100 का, यानी अगर 3 वर्ष का है तो पावर में 3 करेंगे, अगर 2 वर्ष का है तो पावर में 2 करेंगे। यहाँ ये 300 प्लस r को सिर्फ हटा देंगे तो 3 मतलब लगा देंगे 3 वर्ष का और यह हटा देंगे क्या? 2 वर्ष का हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। कह रहा है आपसे हल करे कि 5 गुने 5, 3 बार 5 आया है। फिर कह रहा है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6। देखिए अगर आपको नजर आ, बहुत आदमी क्या करते होंगे? इसका गुना कर लिए होंगे। गुना आपको नहीं करना है, पैटर्न को समझिए। अगर देखिएगा तो देखिए 5 कितना बार आया है? 3 बार आया है। फिर कहिएगा देखिए यहाँ 3 है, इंटू में क्या हो जाएगा? कहिएगा 5 2 बार आया है, इंटू में 6 आया है। फिर प्लस है, यहाँ 3 है, इंटू में 5 आ गया, इंटू 6 2 बार आया है, प्लस 6 यहाँ 3 बार। अब कुछ नजर आया होगा क्या? तो यहाँ AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3 इंटू AB स्क्वायर प्लस BQ। कहने का मतलब ये फॉर्मूला हो गया किसका? A प्लस B का होल क्यू का। क्या? तो AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ। अब बताइए ये फॉर्मूला बन गया, मतलब इसी चीज को अगर लिख दिया जाए, इसको आप क्या लिखेंगे? तो A प्लस B। तो A की जगह यहाँ क्या लिखा है? 5 और B की जगह क्या लिखा है? यहाँ पे 6। दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 प्लस 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 11। 11 का क्यूब कितना आ जाएगा? 1331 हो जाएगा। कहने का मतलब 11 को 3 बार गुना कर, 11 गुने 11 गुने 11 गुना कर लेंगे 1331। इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 10 संख्या का औसत कितना है? 8 है। औसत का मतलब होता है कि बीच वाली संख्या। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है तो नई संख्या का सेट का औसत क्या है? देखिए जब इस सवाल को बनाइएगा, 10 संख्या है मतलब 10 बार 8 आया होगा। कितना? मतलब 10 है, औसत का मतलब एक प्रत्येक संख्या होती है, प्रत्येक संख्या 8 8 होनी चाहिए। उससे कम जा रहा, मतलब औसत का मतलब सबको जोड़कर भाग देते हैं। इनका प्रत्येक संख्या में 14 बढ़ाते हैं, इसका मतलब अगर सभी में 14 बढ़ाएंगे इसका मतलब औसत में 14, मतलब लेकिन करा 14 से गुना किया गया है। क्या किया गया है? गुना। बढ़ाते तो प्लस करते, गुना कर रहा है इसलिए क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या नई संख्या का, क्योंकि सभी तो 8 8 ही है तो सभी में 14 बढ़ा है, इसे 14 गुने 8 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको समझ में आया होगा? एक बार और देख लीजिएगा। 10 संख्या का औसत 8, मतलब प्रत्येक संख्या में क्या हो जाएगा आपका? 8 8 होना चाहिए। इसमें कम ज्यादा भी होंगे लेकिन औसत आपको 8 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रत्येक संख्या में बढ़ा रहे हैं 14, अगर प्रत्येक संख्या में अगर 14 बढ़ाते हैं, आप प्रत्येक संख्या में अगर 14 बढ़ाते हैं, मतलब अगर 14 से गुना किया जाए तो हमने यहाँ क्या किया? 14 से गुना। अगर बढ़ाने की बात करते थे जोड़ देते, लेकिन यहाँ गुना करने की बात करें 14 को 8 से गुना। औसत को सिर्फ क्या करना है? इस औसत को 14 से गुना के 14 8 112। जो सवाल क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कोई आदमी क्या है 122 आंसर दे, क्योंकि यहाँ गुना की सिंबल दे रखा है, इसलिए गुना करेंगे ना कि जोड़कर आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखिए 19वीं पारी में 82 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि 18वीं पारी में उस व्यक्ति का औसत जो होगा वो x होगा, आप जानते नहीं थे।
तो अगर 18 और मतलब 18वीं पारी तक खेला तो उसका औसत x था, लेकिन 19वीं पारी जब वह खेला, 19वीं मतलब सिर्फ 19वीं की बात कर रहे हैं, 19वीं में अगर खेला तो उसके कहा कि 82 रन बनाता है, 82 रन बनाता है। लेकिन 19वीं पारी के बाद जो औसत है, कह है कि औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है शुरू में अगर हम रन को काउंट करें तो कहिएगा 18 गुने x होगा, उसमें हम 19वीं पारी में हम 82 रन बना दिए, तो ये 19वीं पारी का औसत जोड़ दिए। अब कह रहा है 19वीं पारी में 2 औसत रन वृद्धि हो जाती है, कितना होता है, तो आप 19 पारी ना खेल दिए हैं, उसके बाद कह रहा है तो प्लस क्या करेंगे, गुना क्या कर देंगे, यहां से गुना करेंगे क्या, तो औसत बढ़ के आ जाएगा x + 2। कोई दिक्कत आपको, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां हो जाएगा 18x, अब प्लस क्या हो जाएगा 82, यहां हो गया 19x, अब प्लस में क्या होगा 38। कोई दिक्कत आपको, अब इसको क्या करते कैलकुलेट, उसको उस साइड इसको इस साइड भेजेगा तो यहां से ये इसको भेजेगा तो यहाँ x आ जाएगा, और इसको इस साइड लाएगा तो 82 - 38 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में 3 44 आ गया। लेकिन क्या आंसर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह जो है x का मान क्या है, हमने 18वीं पारी का औसत माना है, ये एवरेज किसका है, 18वीं पारी का है। आप 44 लगा कर निकल जाएंगे, जवाब क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन 19वीं पारी के बाद का पूछ रहा है, बोले 19वीं पारी का आपने क्या माना है, x + 2 हो गया है, इसलिए इसमें क्या करेंगे 44 + 2 देकर आंसर करेंगे 46। कोई दिक्कत आपको, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर होगी। अगर देखिए 5 से 6 के बीच का रहा और समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट की दूरी पर है, ऑप्शन दे रखा है, बहुत आदमी ऑप्शन से घबरा जाएंगे। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 12/11 × 5x। अब देखिए यहाँ थीटा क्या है, 90 डिग्री लंबत होगी, अगर थीटा का मान 180 डिग्री तो विपरीत हो जाएगा, थीटा का मान अगर 0 है तो संपाती हो जाएगी। और देखिए आप जानते होंगे कि अगर थीटा किसी भी मिनट में, 1 मिनट का अगर थीटा निकालना हो तो आप जानते हैं कि एक घड़ी अगर घूमती है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 घंटा में कितना होगा 360, मतलब 60 मिनट में, तो 60 से भाग कर देंगे, 0 मतलब कितना आ जाएगा 6, मतलब 6 डिग्री आपको कितना आ गया, मतलब 1 मिनट कितना डिग्री का बनाएगा 6 मिनट, और ये घड़ी का रहा है 3 मिनट की दूरी पर होगी, तो 6 कितना हो जाएगा 18 मिनट। आप फॉर्मूला लगाएंगे 30 × h ± थीटा 2/11 लगाएंगे तो यहाँ क्या 30 गुने h का मान यहाँ क्या रखेंगे, छोटा वाला मान लीजिएगा 5, और प्लस माइनस यहाँ क्या 3 डिग्री का हमने क्या रख दिया 18 रख दिया डिग्री। उसके बाद क्या कर दिए 2/11 कैलकुलेट करेंगे, 150 - 18 और 2/11 घटाइएगा तो 32 गुने 2/11, दोनों गुना कर दीजिए 264/11, काटे 11 दूनी 22, 11 चौक 24, सवाल का आंसर क्या होगा 24 मिनट के बाद, मतलब 5 बजे तो लिए ही है, उसके बाद कर रहा है क्योंकि बीच की बात करें 5:24 क्या हो जाएगा, ये घड़ी 3 मिनट की दूरी पर होगी, यही सवाल क्या हो जाएगा उत्तर होगा। दोस्तों ऐसे ही आपको हर हमेशा जो है हमारे इस टीम के द्वारा जो है हर हमेशा जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और 100 क्वेश्चन आपको पर डेली डिस्कस कराई जाएगी, जिनमें हमारा सक्सेस मिशन क्लब आपका हर हमेशा साथ रहेगा। थैंक यू सर। दोस्तों आपको जो है हर हमेशा जो है 17 जो हमारा टारगेट है 17 दिसंबर दरोगा मिशन, उसमें जो है आपको 17 तारीख तक जो है हर हमेशा आपको इसी तरह 100 क्वेश्चन का डिस्कशन पर डेली मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए।